नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीए में पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे बीए 6 सेमेस्टर का यूनिट नंबर 8 और फर्स्ट पेपर। इसके पहले के सारे यूनिट हमने कवर किया है। अब हम 8 यूनिट पे पहुँचे हैं। आप इसके पहले के वीडियो को देख सकते हैं और आप वीडियो को क्वालिटी बढ़ा करके देखा करें तो आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। अब आगे देखते हैं कि अंतःस्रावी विकार क्या होता है या अंतःस्रावी होता क्या है। थोड़ा सा इसका परिचय देखेंगे। अंतःस्रावी जीव विज्ञान एवं चिकित्सा की एक शाखा है। हर कोई मनुष्य के अंदर ये आंतरिक क्रियाएं होती रहती हैं। जो अंतःस्रावी तंत्र इसके रोगों व हार्मोन्स के रूप में जाने जाने वाले इसके विशेष स्राव से संबंधित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां मनुष्य शरीर में हार्मोन्स स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं। जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन्स निकलते रहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां उन्हीं हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, अर्थात ये सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित होती हैं। सामान्य अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे थायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गया, पीनियल हो गया, अधिवृक्क हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पैराथायराइड, अग्नाशय, वृषण तथा अंडाशय, इन जगहों से हार्मोन्स का स्रावण होता है। आगे देखते हैं, हार्मोन्स की अगर परिभाषा देखा जाए तो हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं। तो इस तरीके से आप साधारण भाषा या आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हार्मोन्स जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त एक प्रकार का रसायन होता है, जिसका हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। जिन अंगों को उसकी ज़रूरत होती है उस अंगों तक वे पहुंचाए जाते हैं। किंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। परिभाषा को और अच्छे से समझेंगे। जैसे हार्मोन्स सूक्ष्म मात्रा में पैदा होने वाले अपशोषक रसायन हैं जो अंतरकोशिकीय संदेश वाहक के रूप में काम करते हैं। तो इस तरीके से आपने परिभाषा देखा कि जो अंतःकोशिकीय हार्मोन्स होते हैं ये संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो इस नवीन परिभाषा के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनका कितना उपयोग होता है। आगे देखते हैं मानव तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र। इसमें देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा शरीर के भिन्न भिन्न भागों में जो स्थित हार्मोन्स स्रावित करने वाला ऊतक होता है वो कोशिकाओं को मिल करके अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करता है। जो हमारे ऊतक होते हैं या कोशिकाएं होती हैं वो मिल करके ही अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती हैं। जो हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, पैराथायराइड, पीनियल, एड्रिनल, अग्नाशय, थाइमस तथा जनन ग्रंथि आदि। इसके अतिरिक्त कुछ और भी अंग हैं जैसे यकृत हो गया, वृक्क हो गया, जठर आंत्रिय मार्ग हो गया, हृदय हो गया आदि भी हार्मोन्स का उत्पादन किया करते हैं। मानव शरीर की कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां का वर्णन नीचे किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपने अंतःस्रावी ग्रंथियों को देखा कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सभी में ये क्रियाएं जो है वो होती रहती हैं। तो इस तरीके से अब हम एक एक ग्रंथियों के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जो थायराइड ग्रंथि होती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। थायराइड एक प्रकार के एंडोक्राइन ग्रंथि होती है। एंडोक्राइन का मतलब हो गया नलिका विहीन, जो बिना इसकी कोई नलिका नहीं होती है, जो हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। यह एक तरह का सामान्य दोष होता है जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होता है। ये थायराइड की मात्रा जो होती है यह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। इसीलिए जो थायराइड रोग भी होता है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होता है। थायराइड के प्रकार देखेंगे। यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड। एक की मात्रा कम होती है और एक की मात्रा ज़्यादा होती है।
जैसे हाइपरथायराइडिज्म में काफ़ी मात्रा में थायराइड हार्मोन्स बनते हैं तथा हाइपोथायराइडिज्म में कम मात्रा में बनते हैं। जो हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो मतलब होता है कम। तो आप इसको हाइपर और हाइपो से अगर कंफ्यूज होते होंगे तो इस तरीके से समझ लेंगे। जैसे हाइपर मतलब ज़्यादा, जैसे किसी चीज़ का हाइपर हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हाइपर मतलब भी ज़्यादा होता है और हाइपो मतलब कम होता है। आगे देखते हैं, थायराइड ग्रंथि T3 व T4 थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स बनाती है जो कि पाचन तंत्र, हार्ट रेट, श्वास एवं शरीर के तापमान पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद यह हड्डियों, मांसपेशियों, लैंगिक, मानसिक बुद्धि एवं कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करता है। क्योंकि जब यह कंडीशन, जब थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जब थायराइड नामक रोग हो जाता है, तो ये जितने भी अंग हैं सब डिस्टर्ब हो जाते हैं तथा सभी अंगों में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि थायराइड ये सभी अंगों को प्रभावित करता है। जब हमारे शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है तब हमारे शरीर का भार कम अथवा अधिक होने लगता है, जिसे थायराइड कहा जाता है। जो कम हो जाता है उसको हाइपोथायराइड और जो ज़्यादा हो जाता है उसको हाइपरथायराइड कहा जाता है। आगे हम लक्षण देख लेते हैं हाइपरथायराइड का। ये जो ज़्यादा वाला होता है, जब थायराइड बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, तब के ये लक्षण हैं। इसमें लक्षण में क्या दिक्कत होती है, जैसे घबराहट, चिड़चिड़ापन, अधिक पसीना आना, अधिक भूख लगना, दिल की धड़कन बढ़ना, वजन का कम हो जाना, अनिद्रा, मांसपेशियों में कमजोरी तथा दर्द। ये जब ज़्यादा हो जाता है तब समस्याएं होती है। उसके बाद आगे हम देखेंगे इसी में हाइपोथायराइड। इसमें क्या समस्या होती है, जैसे कब्ज हो गया, डिप्रेशन होना, हमेशा थकान महसूस होना, स्मृति का कमज़ोर होना, बाल अधिक झड़ना, चेहरे व आँखों पर सूजन हो जाना और धड़कन की गति धीमी होना, जोड़ों मांसपेशियों का अकड़ जाना, पीरियड की अनियमितता हो जाती है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, पसीना कम आना। तो इस तरीके से जो थायराइड ग्रंथि होती है हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल में किए रहती है। जैसे ही ये डिसबैलेंस होती है तो आप ये जो लक्षण देख रहे हैं, इतनी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। उपचार में देख लेते हैं क्या क्या। जैसे सबसे पहले नारियल पानी पीने से यह कंट्रोल में रहता है और यह थायराइड जिनको हो भी गया है उनको ज़रूर से नारियल का पानी का सेवन करना चाहिए। उसके बाद लौकी, रोज़ सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीना चाहिए। उसके बाद हल्दी हो गया, रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। हरा धनिया हो गया, जैसे इसकी चटनी बना करके या सब्जी में डाल करके या वैसे खाली ही धनिया की चटनी बना करके इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, या थोड़ी सी चटनी बना करके उसमें पानी मिला करके घोल बना कर भी हम पी सकते हैं। और तुलसी हो गया, तुलसी की पत्ती हम वैसे भी खा सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों से जो थायराइड होता है वो कंट्रोल में रहता है। तो आप देख सकते हैं ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। और एक है आयोडीन, नमक हो गया, इसको भी मरीजों को कम मात्रा में देना चाहिए। कम देना चाहिए, इसमें अधिक लिखा है। चलिए खैर आगे देखते हैं। उसके बाद इसमें जैसे प्याज हो गया, लहसुन व टमाटर इसके अच्छे स्रोत व साधन होते हैं। तो इस तरीके से इतनी सारी चीज़ों को हम दे सकते हैं। तो भले ही थायराइड का रोग हुआ हो लेकिन नमक का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक का सेवन करने से कहीं फ़ायदा तो कहीं नुकसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा सेवन करेंगे तो ब्लड प्रेशर डिसबैलेंस हो जाएगा तथा वो बढ़ने लगेगा। उसके बाद थायराइड मरीजों के लिए आहार देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कम वसा वाले भोजन, अपने भोजन में फल व सब्जियों को अधिक से अधिक सम्मिलित करें, दूध एवं दही का अधिक मात्रा में सेवन करें, आयोडीन युक्त आहार लें। उसके बाद ऐसे साबुत मतलब होता है खड़ा अनाज, साबुत अनाजों का सेवन करें जिसमें प्रोटीन हो गया, जैसे दाल हो गई किसी भी चीज़ की, विटामिन या फाइबर अत्यधिक मात्रा में हो। अपने आहार में विटामिन डी व कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करें। और विटामिन डी व कैल्शियम सबसे ज़्यादा दूध में पाया जाता है तथा दूध से बनी चीज़ों में पाया जाता है। आगे हम देखते हैं अधिवृक्क।
इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये क्या होता है, हमारी किडनी के ऊपर होता है। हमारे शरीर में 2 किडनी व 2 वृक्क होते हैं। तो किडनी और वृक्क एक ही होता है, तो 2 होते हैं, उसके ऊपर यह ग्रंथि लगी होती है। यह हमारे शरीर के प्रत्येक वृक्क के अग्र भाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियाँ होती हैं। ग्रंथियाँ 2 प्रकार की ऊतकों से बनी होती हैं। ग्रंथि के मध्य में स्थित ऊतक को अधिवृक्क मध्यांश एवं बाहरी तरफ स्थित ऊतक को अधिवृक्क वल्कुट कहा जाता है। तो ये 2 ऊतक से मिलकर के बनी होती हैं। तो अधिवृक्क जो होता है, ये मध्यांश 2 तरह के हार्मोन्स का स्रावण करता है, जिन्हें एड्रिनल व एपिनेफ्रिन व नॉर एड्रिनलिन अथवा नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से, ये जितने भी आप देख रहे हैं, इन्हें सम्मिलित रूप से कैटेकोलमिनस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एड्रिनलिन व नॉर एड्रिनलिन किसी भी तरह के दबाव अथवा आपातकालीन स्थिति में तीव्रता से स्रावित होते हैं। जैसे हम अचानक से डर जाते हैं, तो अचानक से जैसे डर गए, हमें पसीना आ जाता, ये सारा जो संवेगात्मक होता है, संवेगात्मक जैसे संवेग में हमें गुस्सा आता है और अचानक से हम डर जाते हैं, भय हो जाता है, क्रोध आता है बहुत तेज, तो ये संवेगात्मक ग्रंथियों को कंट्रोल में करता है। इसके बढ़ने से जैसे इसे आपातकालीन हार्मोन्स भी कहा जाता है और इसे फ्लाइट हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये हार्मोन्स तीव्रता से आँखों की पुतलियों के फैलाव, जैसे कोई चीज़ अचानक से हम सुनते हैं या शॉक्ड हो जाते हैं तो पुतलियाँ हमारी फैल जाती हैं, रोंगटे खड़े कर देते हैं एवं पसीना निकलने लगता है। तो इस तरीके से, और दोनों हार्मोन्स धड़कन की, हृदय संकुचन की क्षमता एवं श्वसन दर में वृद्धि करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा है अधिवृक्क ग्रंथियों का क्या कार्य होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, अधिवृक्क वल्कुट को 3 परतों में बांटा जा सकता है। इसके 3 परत हैं। पहला है जो सबसे अंदर रहता है, जोना रेक्टिकुलेरेसिस। उसके बाद है जो बीच में रहता है, जोना फेसिक्यूलेटा। उसके बाद जो सबसे बाह्य परत होता है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। तो इस तरीके से जो अधिवृक्क वल्कुट विभिन्न हार्मोन का स्राव करता है, जिसे सम्मिलित रूप से कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स तथा कोर्टिकॉइड कहा जाता है। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न रहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, एड्रिनल वल्कुट के द्वारा हार्मोन्स के कम स्रावण के कारण कार्बोज उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे जब इसका कम स्रावण हो जाता है तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका उपापचय सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या समस्या आती है, अत्यधिक कमजोरी, थकावट का अनुभव होता है और एडिसन नामक रोग हो जाता है। इसके कार्य के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। यह ग्रंथि हार्मोन्स का उत्पादन करती है। अधिवृक्क प्राथंतस्था कार्टिसोल का उत्पादन करती है, जो चयापचय, प्रतिरक्षा एवं हृदय प्रणाली को नियंत्रण करता है। रक्त एवं अन्य बाह्य तरल पदार्थों में सोडियम तथा पोटेशियम को विनियमित करता है, मतलब नियमित करता है। अधिवृक्क ग्रंथियां एस्ट्रोजन का उत्पादन करती हैं, जो प्रजनन प्रणाली के विकास में मदद करती है। उसके बाद है कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन एवं नॉरपेनेफ्रिन अधिवृक्क प्राथंतस्था के हार्मोन्स लड़ाई अथवा उड़ान प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। तनाव के दौरान अधिवृक्क हार्मोन्स ग्रंथियों का उत्पादन करती है, जो शरीर का सामना करने की क्षमता को मजबूत बनाते हैं। तो इस तरीके से अधिवृक्क का इतना कार्य होता है। आगे हम अग्नाशय के बारे में देखते हैं। इसे क्लोम ग्रंथि भी कहते हैं। इसका आकार कुछ पिस्तौल के समान होता है। इसका अगला भाग चौड़ा तथा पिछला भाग पतला होता है। इसके मोटे सिरे से एक नली निकलती है, जिसे क्लोम नली कहा जाता है। यह नली के द्वारा क्लोम रस ग्रहणी में पहुंचता है तथा अग्नाशयिक रस तीव्र क्षारीय होता है तथा प्रोटीन, वसा व स्टार्च पर क्रिया करता है। अग्नाशय में विशेष प्रकार की 2 कोशिकाएं होती हैं, जिसे अल्फा सेल व बीटा सेल कहा जाता है। अल्फा
इसमें मुख्य रूप से 2 ही सेल होती हैं, जिस एक को अल्फा कहा जाता है और दूसरे को बीटा कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि अग्नाशय से संबंधित 2 प्रकार के रोग होते हैं। वो रोग कौन कौन से होते हैं? एक होता है तीव्र पैंक्रियाटाइटिस। ये तीव्र पैंक्रियाटाइटिस रोग में क्या होता है? ये मुख्यतः वयस्कों में होता है, बच्चों में नहीं होता है। इसमें अग्नाशयी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, जिससे तंतु व रक्त नलिकाओं को हानि पहुंचती है, जिसमें सारण रक्तस्राव होता है तथा रोगी की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। तो यह रोग जो होता है वो खतरनाक होता है। इसमें लक्षण क्या होगा? इसमें पेट के दाहिनी ओर भयंकर दर्द होगा तथा प्रायः गरिष्ठ भोजन करने के बाद ही होता है। इसमें जी मिचलाना, उल्टी होना, हल्का बुखार, पीलिया के लक्षण भी दिखाई देते हैं। और इसका हम क्या उपचार कर सकते हैं? जहाँ तक संभव हो सके ग्लूकोज इंजेक्शन द्वारा देना चाहिए, जिससे ऊर्जा मिलती रहे तथा उल्टी, दर्द और आदि को दवा द्वारा ही नियंत्रित किया जा सके। तो इस तरीके से ये तीव्र वाला होता है और बहुत तेज़ी से होता है। तो इसके लक्षण ये हो गए, उपचार ये हो गए। उसके बाद हम देखते हैं दीर्घ अस्थायी पैंक्रियाटाइटिस। ये लंबे समय तक चलने वाला होता है। यह रोग पक्वाशय के घाव आमाशय में पहुंच जाने के कारण होता है। इससे एपिथीलियम ऊतक नष्ट हो जाते हैं, उसके स्थान पर रेशे युक्त तंतु पैदा हो जाते हैं, जो बहुत ही हानिकारक होते हैं। लक्षण क्या होते हैं? जी मिचलाना, उल्टी होना, भूख की कमी इसके मुख्य लक्षण होते हैं। और वजन भी कम हो जाता है और यकृत आकार में बढ़ जाता है तथा मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। उपचार में देखते हैं वसा रहित भोजन खाना चाहिए, जिससे प्रोटीन की मात्रा भी मध्यम होनी चाहिए। इस रोग से बचने के लिए ऑपरेशन करवाना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। उसके बाद भोज्य पदार्थों का संगठन देखते हैं। जैसे ये भोज्य पदार्थ हो गए, उसकी मात्रा हो गए, जैसे अनाज हो गया, वसा रहित दूध, फल, केला, आम, पपीता, फलों का रस, शक्कर, मल्टीविटामिन की गोली। तो इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद इसमें देख सकते हैं दीर्घ अस्थायी पैंक्रियाटाइटिस के लिए 1 दिन की आहार तालिका। 1 दिन में व्यक्ति क्या ले सकता है? जैसे सुबह में 1 गिलास फलों का रस, शाम में हल्का नाश्ता, उसके बाद नाश्ता में ये, रात में ये, दोपहर में ले करके अपने आहार को पूरा कर सके थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।